नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके चैनल न्यू डिस्कवर कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है अनसॉल्व्ड 2023 का जो पहला सेट है उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और देखते हैं कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो पहला प्रश्न हल करेंगे वो हमारे पास देखिए क्या होता है। जो हमारे पास पहला प्रश्न दिया जाएगा वो क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी। अब देखिए अभी सभी लोगों को पता है कि जो हमारा नया पैटर्न आया उसमें क्या होता है कि इस बार जो है, इस बार क्या पिछली बार भी 20 बहुविकल्पी पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे? 20 बहुविकल्पी पूछे गए थे और हमको क्या करना होता है, ये हमको मिलती है OMR शीट मिलती है, उसमें उनको फिल करना होता है। और कैसे फिल किया जाएगा ये सब जो है आपको स्कूल में बताया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग टाइम को बर्बाद न करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए 2023 का सेप्टेम्बर पहला, इसका जो कोड है वो DV है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, A और B के लिए दिया गया 4 ऑप्शन हमारे पास है, उनमें से कौन सा सही होगा। अब देखिए इसमें जो जिस तरह का उसने ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन में क्या होता है, उसमें मासा, लासा और A का प्रयोग किया उसने। तो ऐसे देखो हम जो जाते हैं, जो पहला ही चैप्टर उसमें दिया गया हमारे जो कक्षा 10 के गणित जो पहला चैप्टर उसमें क्या लिखा हुआ है, एक फार्मूला है, सब लोग जानते हैं कि क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा फिर गुणे लासा। जिसने पढ़ा उसको पता होगा कि जो फार्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो उस तरह से देखिए हमारे पास जो दो संख्याएं दी गई वो कौन सी है, A और B। तो अगर ये हमारे पास A इंटू B है तो मासा किसका होगा बताइए जरा। हम लोग मासा मतलब क्या होता है, LCM, सॉरी मासा मतलब क्या, HCF है ना। तो जो HCF होगा वो किसका, इन्हीं दो संख्याओं का होगा कि नहीं होगा। तो A, B और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, लासा। लासा मतलब क्या होता है, LCM। तो LCM भी किसका होगा, इन्हीं दो संख्याओं का ही होगा। तो इस प्रकार देखिए अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो होगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर तो अच्छा ठीक है, इसमें सही नहीं लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर D लिखा हुआ है, उसमें क्या देखो, उसमें जो इक्वल लगाना भूल गया बीच में, ये जो इक्वल हमने लगाया है वो इक्वल लगाना मिस्टेक हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, इसको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, D सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अब क्या मतलब इसका, बोला गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, क्या बोला गया है, एक परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग लगाएंगे तो बताइए भागफल कितना होगा। देखिए ये बात याद रखिएगा कि कभी भी आप अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं, कभी भी आप अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल होगा वो सदैव क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो अब देखिए इस तरह जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्या है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए बड़े आसानी से। और देखो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये हमारा पहला था और ये देखिए यहाँ पर रहा दूसरा। और तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि m बराबर 5, m बराबर 5 और n बराबर दिया गया है हमको m+7, तो कह रहे हैं कि रूट m² प्लस n² का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमको यहाँ पे इसको हल करना है, बहुत ही आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है। देखिए क्या करना है, जहाँ पर m वहाँ क्या रखोगे, 5 रख दोगे, और जहाँ पर n है वहाँ क्या रखोगे, m+7 रख देना है। आइए देखते हैं, हम इसी में रख देना इसको आराम से। देखो n का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ रखोगे 5 का स्क्वायर से प्लस करोगे। n का मान कितना है, देखिए m+7, यहाँ रखोगे m+7 का स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, फिर प्लस करेंगे। n का मान देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है ना, तो यहाँ रखोगे 5 फिर +7 और होल स्क्वायर। देखो 7 बार कितना हो गया, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और इस तरह से देखिए 25 प्लस 144 मिला कितना हो गया, 169। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 13, है ना। तो अब देखिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, 13 वाला हो जाएगा। देखिए 13 वाला कौन सा है, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर C, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, C करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, देखा कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो ये क्या लॉजिक है, तो अभी यही साइड समझा दें। ठीक है, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन किसी एक परिमेय संख्या हमारे पास है, यानी एक, हाँ, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब समझो इसका मतलब क्या, समतुल्य परिमेय संख्या, उसके पर संख्या समझोगे, परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। होती कि नहीं होती। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, जैसे कि हम सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक एग्जांपल करवाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल से मान लिया हमने यहाँ पे लिए 3/4 ले लिया, मान लिया सपोज मान लेते हमने ले लिया। तो अगर तुमसे कहें कि इसको जो है इसके से एक समतुल्य परिमेय संख्या बनाओ, समतुल्य,
तो समतुल्य का मतलब होगा ये होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक नंबर लेते हैं उससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवा दो। जैसे सपोज हम लोग लेते हैं 2, तो 2 से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं और 2 से नीचे भी करवाएं, कितना आएगा, 3 2 6 और 4 2 8, यानी कि 6/8। तो देखिए ये जो 6/8 आया है, ये इस 3/4 का क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है इसकी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर हमारे पास देखो हमको और भी बनाना है, हम इस बार क्या करेंगे, 3/4 में किससे गुणा करा दें, 3 से करवा देते हैं, क्या दिक्कत, 3 3 का 9 और 4 3 12 हो गया। अगर तुम्हारा मन करता है तो और भी बना लो, 4 से गुणा कर दो, 5 से करवाओ, 6 से करो, 7 8 9 10, मतलब जहाँ तक रुको यहाँ चले जाओ। तो इस प्रकार से देखो हम क्या डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी जो समतुल्य परिमेय संख्या कितनी बन सकती है। भाई 1 2 3 4 तो नहीं बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी, और हमें क्या पता कितनी बनेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या बनेंगी वो क्या बनेंगी, अनंत बनेंगी। कितनी बनेंगी, अनंत संख्याएं इसके समतुल्य परिमेय संख्या बन सकती है। अब देखो ऑप्शन देखो अनंत दिया होगा, लिखा है 1 2 3 3 सही नहीं होगा, और चौथा क्या लिखा, अपरिभाषित। देखिए अपरिभाषित मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना, मतलब वही होता है क्या है, जो अनंत है वो क्या है, एक अनडिफाइंड तो है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, अनंत वाला, सॉरी अपरिभाषित वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके टिक मार लो, और फिर देखो हम इसको साफ करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ तो आइए देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो, अब देखिए 4 नंबर पर दिया गया है, तो ये किसमें किसका संबंध होता है। अब देखो इसमें जो है 3 संबंध होता है हमारे पास, कितने होते हैं, 3 समझा देते हैं। जिससे देखो सवाल लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और लिखा है a2x प्लस b2y फिर प्लस c2 बराबर 0। देखिए ये दो समीकरण में दिए गए हैं। अब देखिए इनमें जो 3 संबंध होते हैं, पहले संबंध क्या होता है, जिससे मान लो लिखा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में देखिए जब भी संबंध ये वाला होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो रेखाएं हैं, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। देखो ये क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई अगर ये रेखाएं जो ये संबंध है, ये जो है दोनों समीकरण हैं वो क्या करते हैं, इनका जो है अद्वितीय हल होता है। कितना हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल के लिए भी हम लोग यही संबंध लगाएंगे, याद रखिएगा इस बातों को, पेपर बहुत काम आएगा। अब देखिए ऐसे सवाल बहुत सारे मिलते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो दूसरा संबंध क्या होता है, दूसरा क्या होता है, मान लो यहाँ लिखा है a1/a2 बराबर में b1/b2 फिर बराबर c1/c2। देखिए ये संबंध है, तब रेखाएं कैसी होती हैं। देखिए ऐसी अवस्था में जो रेखाएं होती हैं बाबा, वो होती हैं रेखाएं समपाती होती हैं। कैसे होती हैं, समपाती होती हैं। और अगर इनके हम हल की बात करें तो हल क्या, इनके जो है अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछा, तो ये वाला पूछा क्वेश्चन है कि नहीं। तो अब देखो तुमको हमने बता दिया कि जो ये संबंध है किसके लिए होता है, रेखाएं जब कैसी हों, समपाती हों। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, रेखाएं समपाती हों। अगर देखिए रेखाएं के बारे में दिया हुआ ऑप्शन तो हम लोग ये टिक करेंगे। अगर मान लो उसने हल के बारे में दिया ऑप्शन तो कौन सा टिक करोगे, जिसमें अनेक हल लिखा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब देखो हम लोग इस पे आते हैं, लिखा है रेखाएं समांतर नहीं, समांतर बिल्कुल नहीं होगा इसमें, रेखाएं समपाती हैं। देखो आ गया ना, देखो यही संबंध है, रेखाएं समपाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो हमने अभी यहाँ पे 2 बताया, अभी एक इसका संबंध बाकी, वो भी देखो क्या होता है इस टाइम पे, वो ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं और इनके जो है कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। तो ये 3 संबंध याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं 3 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको अगर नोट करना कर लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 भाग के नहीं, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। मतलब एक संख्या हमारे पास दी गई है और उसका 1/3 जो भाग है वो 21 के बराबर है। तो संख्या क्या आ गई। देखिए जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाए, इन सारे सवालों में जो भी पूछा जा रहा हो कि भाई संख्या बताइए, वो बताइए, फलाना ढमाका, जो भी पूछा जाए, तो जो चीज़ पूछी जाए उसी को मान लेना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, संख्या क्या होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना संख्या। क्या लिखोगे कि माना वो संख्या क्या है, वो x हमने मान ली भाई x हमने, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 नंबर, ठीक है। तो संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। और कहा गया क्या बोले, देखो सवाल पाओ कि संख्या का 1/3 भाग। अब देखिए संख्या है हमारे पास, संख्या का 1/3 भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर है। बोलो ये लिखा है, संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी, हमको निकालना किसका मान, x का मान निकालना। देखिए ये जो 3 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, उधर पहुँच जाएगा। तो x बराबर क्या, 21 में कितना होगा 63, मतलब संख्या कौन सी होगी, 63 हो जाएगा।
अब देखो कितना सारा सवाल है यार, कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट हो जाएगा, समझ आ रही? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान होगा। देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, इसका एक मूल दिया गया है, का एक मूल माइनस 2 है। अब समझो बात को, देखिए ये सवाल भी जितने भी वैकल्पिक तुमको सवाल मिलेंगे बहुत ही आसान सवाल होगा, इससे आसान सवाल कहीं मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब देखो इसका क्या मतलब, एक मूल दिया गया है। देखिए द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण दो मूल होते हैं, कितने होते हैं भैया? दो मूल। तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको, अगर हम आगे हल करते हैं तो x के दो मान आते हैं, आते कि नहीं आते? तो वैसे देखिए यहाँ पे x का जो एक मान दिया गया तो मुझे पूछा बताओ p का मान बताओ, तो हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी मूल दिया गया है x बराबर क्या रखोगे, -2 रखने पर, बस सिंपल सी बात है, लगा लेना अपना आंसर आ जाएगा। देखिए भी यहाँ पर रखेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2 फिर -2 फिर -p बराबर 0, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, फिर 2 तो कितना हो जाए 4, लेकिन देखो ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? माइनस लगा देना, फिर 4 हो जाएगा, फिर -p बराबर में क्या हो गया 0। देखिए ये माइनस का प्लस है, ये माइनस का 4 और ये क्या है प्लस का 4, ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, बचा कौन? p, और p को किसके आ गया 0, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर है कितना आएगा अपना 0 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 8 पे आते हैं, तो उससे पहले इसको हम साफ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या लिखा हुआ है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज है हमारे पास, उनका क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया गया है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनके त्रिभुज होंगे। देखिए क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो दोनों पे दो त्रिभुज हैं, कितने हैं? दो त्रिभुज हैं, और उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या है? उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, मतलब ये क्या? इनका स्क्वायर है, ऐसे करके। अब देखिए जो संबंध होता है, ये जो संबंध होता है, जब आप लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते भी होंगे ये किसका संबंध होता है, जब त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं भैया? समरूप। अब देखो ऑप्शन में दिया भी होगा ये बात कि पहला दिया है समबाहु, दूसरा दिया गया विषमबाहु, तीसरा क्या? समरूप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर ना। तो आप ये यहाँ पे सी वाला टिक कर लेना है आराम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 था, उसका नंबर पढ़ना है 9 वाला। लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए एक बिंदु हमारे पास दिया गया 2,-5 और एक दिया गया -2,9, ठीक है। कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। अब देखो एक्स अक्ष क्या होती है, यहाँ देखो साइड में, देखिए ये कौन सी एक्स है? ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, और ये कौन सी है? वाई डैश है, ठीक है। देखिए अगर हम एक्स अक्ष की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो एक्स अक्ष पे होता क्या है, जो एक्स का होगा वो तो होगा, लेकिन यहाँ पर वाई का क्या होता है? 0। सपोज अगर मान लें यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे क्या x,0, बात समझ रहे हैं। अगर वह एक्स अक्ष की बात करेगा तो वहाँ पर वाई वाला 0 होगा, अगर वाई अक्ष की बात करेगा तो वहाँ पर एक्स वाला 0 होगा, ये बात याद रखिएगा। तो अब देखिए हमारे पास कोई एक बिंदु है एक्स अक्ष पर क्या होगा, हमने माना वो x,0 होगा, तो उसकी इससे दूरी और उसकी इससे दूरी क्या है? समदूरस्थ, मतलब क्या? समान दूरियाँ हैं। तो क्या लिखोगे, देखो हमको पहले इन दोनों के बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी है और फिर हमको इन दोनों के बीच दूरी निकालनी है। और सभी लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए फार्मूला क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। रूट लगाएंगे बड़ा सा, फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सभी लोगों ने पढ़ा होगा और अच्छे से जानते भी होंगे। तो आइए हम लोग निकालेंगे, पहले हम इन दोनों के लिए जानते हैं, इन दोनों को मान के, ठीक है। तो मानते हैं कि ये हमारे लिए कौन है? x1 है और ये क्या है? y1 है। इसको मान लेंगे x2 और ये क्या है? y2 है। मान लेते हैं, मान रहा है क्या हर्ज है यार। तो यहाँ निकालो d1 रूट, देखो x1 कितना माना? 2 माना। फिर माइनस करोगे x2 क्या? देखो x है तो यहाँ लिखोगे x होल स्क्वायर, बात समझ रहे हो। फिर प्लस करोगे y1, देखिए y1 कितना यहाँ पे आ जाए? -5 लिखा हुआ है। फिर माइनस y2 कितना है? देखो 0 है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो इस तरह से d1 कितना आएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे -5 में 0 बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो ये हमारे पास d1 निकल के आ गया। और ठीक ऐसे ही क्या निकालना है? d2 निकालना है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। हम निकाल लेते हैं इसमें रूट। अब देखो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा इस बार क्या x1 ये हो गया और x2 सॉरी y1 ये हो, x1 ये हो गया, तो y1 ये हो गया, क्या फर्क पड़ता है ना।
तो लिखोगे -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस करोगे और 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये देखो d1 हो गया, ये d2 हो गया, और कहा गया कि इन दोनों बीच की दूरियां क्या है, समदूरस्थ है, मतलब दूरियां कैसी बराबर है। तो हम लिखेंगे कि d1 बराबर d2। क्या करेंगे, d1 बराबर d2। अब देखो उसको साफ कर दे, फिर हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है इन सारी चीज़ों से कोई लेना नहीं, हमारा जो है काम, जो काम था वो कौन था, और यहाँ तक कि हमारा काम हो गया, हमारा इसका काम है होने वाला है। इसको पता खराब कर देते हैं और फिर आगे को बढ़ते हैं। अरे यार शिट गलती हो गई, d1 भी साफ कर दिया यार मैं। और एक मिनट हम फिर से निकाले थे उसको, d1 क्या आया था, शॉर्ट निकाला था यहाँ पे। d1 देखिए कितना था, रूट लगा हुआ था, ठीक है। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कितना था 25, हाँ ये आया है ना, ठीक है, वो गलती साफ हुआ यार। तो d1 और d2 आगे देखो ऐसे हमारे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, d1 बराबर में d2। देखो d1 कितना है यहाँ पे लिखा है, रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, फिर बराबर रूट ये लिखा है -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिखा है यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया ना, 81 कर रहे थे हम लोग। अब देखो क्या करेंगे, जब भी सवाल ऐसा कभी मिल जाया करे दोनों तरफ रूट लगे हो और कुछ हल ना कर पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो ये रूट क्या होंगे, हट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लगाओ कितना आ जाएगा, देखिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, फिर प्लस हो गया 25, फिर बराबर यहाँ पे लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ गया 4x, फिर प्लस में 81। बोलो समझ में आएगा नहीं आएगा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कुछ करें, देखिए 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए जो ये 4x है इसको ले आओ इस तरफ, देखो यहाँ पे लिखा माइनस का 4x, जब ये 4x इधर क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस में 4x, बराबर में क्या बचा यहाँ पे 81, और जो 25 है इसको भेज दो उस तरफ, हो जाएगा माइनस में 25। 4 से कितना हो गया माइनस में 8x, फिर बराबर करेंगे हम लोग 81 में घटा तो 25 कितना बचेगा भाई, तो 11 में से 5 के तो 6 बचेंगे, और 7 में कितना आ गया 56 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए -7 कितना आ गया भाई 7। हम लोगों ने जो बिंदु बना था वो क्या था, x, 0 क्या था भाई, x, 0। तो x का मान कितना निकल गया है 7 में -7 और फिर 0। अब देखो ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए है, ए तो नहीं बिल्कुल नहीं है, बी, हाँ बी, कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए आते हैं हम लोग सवाल नंबर कौन सा 12, क्वेश्चन नंबर दिया गया हमको 12। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब क्या, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो। त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, मतलब कि एक त्रिभुज हमारे पास दिया गया ABC है और जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, समान है, तो उसकी भुजा, एक भुजा की लंबाई कितनी 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, देखो दिखाते हैं, यहाँ देखो ये एक समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। समबाहु मतलब क्या होता है, इसकी सब भुजाएं क्या समान है, और कहा इसकी जो एक भुजा की लंबाई कितनी 2a है, मतलब कि ये 2a है। अगर ये 2a है तो सब क्या होंगे, सबके सब 2a होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, और ये भी क्या होगी 2a ही होगी, क्योंकि समबाहु में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो उसने कहा है ना कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, को ये क्या कर दिया, ये इसका शीर्ष है और मैं यहाँ पे एक क्या लंब खींच दिया है, तो हमको यहाँ पे इसको हम कोई नाम देते हैं, इसको मान लो ABC हो गया, इसको मान लो D है, क्या है D। तो हमको यहाँ पे लंबाई निकालनी है इसकी AD की निकालनी है, कितनी निकालनी है, उसमें कहा प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, तो मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो AD की लंबाई होगी, यानी कि जो ये शीर्ष लंब होगा सेम लंबाई सबकी भी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक निकाल लेते हैं, बाकी तो सब अपने आप पता चल जाएंगे। तो AD की लंबाई को निकालनी है, तो कैसे निकालो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम लोग। हमने यहाँ से क्या इसमें डाला लंब, और जिनसे हमने लंब डाला है तो देख लीजिए जब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है तो जो आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो देखिए A ये हो जाएगा और A ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण बन रहा है, कैसा बन रहा है समकोण। हमको देखो BC का, सॉरी BD का मान पता है और AB का मान पता है, हमको क्या निकालना है AD निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज से होगा ना, समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अब देखो निकाल हम लोग, देखो मैं बार बार ये नहीं लिखोगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सभी लोग जानते भी होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा डाइट करते हैं, कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण कितना 2a है, तो यहाँ लिखोगे 2a स्क्वायर, फिर बराबर लंब स्क्वायर, देखो लंब कितना है उसका AD है, हमको पता नहीं है इसको, हमको यहाँ निकालना, लिखोगे यहाँ पे AD
स्क्वायर फिर प्लस करोगे आधार, आधा कितना देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बी से लेकर के ए तक तो कितना ए है, क्या लिखोगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका मतलब स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर बराबर में हो गया ये ए डी स्क्वायर, फिर प्लस में ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ले आओ इस तरफ, तो 4a स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर है, यहाँ पर a का स्क्वायर, तो 4 में से घटाओ कितना 1 बचेगा, 3 बचेगा ना, कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे लोगे वर्गमूल, तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा √3a। अब देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया है, √3a तो नहीं दिया है। हाँ ऑप्शन नंबर पहला, देखिए जो ऑप्शन नंबर पहला वो क्या उसमें लिखा हुआ है a√3, क्या लिखा हुआ है a√3, हमारा यहाँ पे क्या लिखा √3a। जी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में कोई चीज़ आगे हो चाहे पिछले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपना आंसर जो है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके डन। तो अब देखिए हम लोग आते हैं कौन सा नंबर, सवाल नंबर 13 पे आते हैं, वो भी देख लो क्या है इस टाइम पे लिखा कि साइन ए बराबर कॉस ए। तो कह रहे हैं कि कोण ए का मान बताओ, तो कोण ए का मान बताओ। देखिए सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस क्या होता है साइन थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, क्या इसको ऐसे कैसे कॉस 90 माइनस ए बराबर में कॉस है, क्या इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको क्या, इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा कॉस है। अब हम लोग क्या दोनों तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना। तो तुलना करने पे जो कि कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या 90 माइनस ए बराबर में ए। अब देखो इस ए को भेज दो उस तरफ, तो 90 बराबर में ए, फिर प्लस में ए कितना हो गया 2a। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन कर लो, अभी देखो कर लो, फिर हम आगे और बता रहे हैं, ठीक है। ये अपने को तो यही बता दें अभी कौन सा सवाल नंबर 14 देखो यही बता दें, ठीक है। लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 30, यदि a बराबर 30 अंश, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। अरे नहीं सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये निकालना। चलो अब भैया देखो इसको, देखो इसी टाइम खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस tan, देखिए जो ए है एक मान कितना 30 है, तो यहाँ लिखोगे tan 30, उसको हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करो 1 प्लस कॉट दिस, इसका क्या करो स्क्वायर कर दोगे, ठीक। फिर वो क्या करेंगे 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, सब लोग जानते हैं 1/√3 होता है कि नहीं होता है। देखिए 1/√3 लिखोगे, लेकिन इसका क्या लगा स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो रूट है वो क्या हो जाएगा हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/3, ठीक। फिर जो करोगे यहाँ पे 1 प्लस, देखिए cot 30 कितना होता है tan का उल्टा होता है। अगर tan 30 1/√3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा, उसका पलट देना मतलब कितना √3, समझ रहा है कि नहीं। तो देखिए सभी बात सभी को याद होगी, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का मतलब क्या 3 बचेगा, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। अब देखो अगर इसको हल करें 3 कम 3 यानी कि 3 कम 3 और कितना हो गया 4, तो 4/3 और नीचे कितना है 4 है कि नहीं। तो ये 4 सर क्या हो जाएगा, कर जाएगा सिर्फ कितना बचेगा 1/3, और ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। और देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये भी सवाल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं, बढ़ते हैं आगे को, तो इसको करो तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा सवाल नंबर 15 पे आते हैं। लिखा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखो क्या मतलब इसका समझाते हैं। देखिए जो गोले का जो होता है क्षेत्रफल वो क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², बोले होता कि नहीं होता, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखो उसने पूछा कि अगर त्रिज्या को हम दोगुना कर दें, कितना कर दें दोगुना कर दें। अब सपोज देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर a1 और बटे a2 लिखा हुआ है। अगर हम बात करें a1 की क्या हो जाएगा 4πr1² और ये कितना हो जाएगा 4πr2², बोलो होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पे रेशो निकाल लेंगे दोनों का, ठीक है। तो अब देखो उसने कहा कि जो त्रिज्या को दोगुना करते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, त्रिज्या को दोगुना कर दो, तो 4π। अब देखो यहाँ पे अगर तुम रखोगे 2r रखोगे तो कितना स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4r², त्रिज्या को दोगुना किया है ना हमने। अब देखो यहाँ से r² कैसे हो जाएगा पाई से पाई, 4 से 4 भी खत्म, तो a1 बटे a2 बराबर कितना 1/4 आ गया, कितना आ गया 1/4। अब यहाँ से अगर हम निकालें a2 का मान तो कितना आ जाएगा 4a1, कितना आ जाएगा 4a1। अब देखिए हम बताते हैं क्या, अगर हम ये मान लें कि जो उसका जो पहला क्षेत्रफल रहा होगा वो अपने आप में 100% था, कितना था 100% था, और उसके बाद त्रिज्या क्या दोगुनी कर देगी, और त्रिज्या दोगुना करने से क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना हो गया। मतलब कि जो उसका एरिया था अगर पहले 100% था तो अब कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे हो गया 4 से, कितना हो गया 400
100% ऑप्शन नंबर राइट। अब देखो कौन सा है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? ठीक, मतलब ना अपना काम हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर कौन सा था एक बार देख लेते हैं यार। सवाल नंबर 15 है ये, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर किस पे 16 पे आ जाते हैं, 16 पे वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है कि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वृत्तों के जो व्यास का अनुपात यानी कि D1 और D2 बराबर कितना है, 4/9 दिया गया है। अनुपात मतलब ये होता है भाग कर देना दोनों से, ठीक है। तो कह रहे वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो परिधियों का हमको निकालना है अनुपात, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। बोलो होती है ना होती। अब यहाँ पे दो वृत्त हैं, दो परिधियाँ होंगी, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे 2πr1, ये पहले वृत्त की हो गई और दूसरे की क्या हो जाएगी 2πr2। तो हमारे पास देखिए मेन जरूरी काम क्या है, हमारे पास जरूरी काम ये है हमको जो है त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। और हम जानते हैं कि जो ये व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है भैया, त्रिज्या का दोगुना होता है ना व्यास। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे आते हैं 2r1/2r2 बराबर 4/9, दो से दो खत्म हो जाएगा, तो r1/r2 कितना आ जाएगा 4/9 बोलिए आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे परिधियों का अनुपात निकाल लेते हैं, परिधि वाला। तो सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, C1/C2 इज इक्वल टू 2πr1/2πr2, ये तो कर जाएगा भैया। और r1/r2 कितना आता है 4/9, तो C1/C2 बराबर कितना आ गया 4/9। तो देखिए इसका हाथ में कोई चीज़ नहीं आएगा, जो उसकी व्यास की अनुपात था वही अनुपात इसका जो है परिधि का भी हो जाएगा। अब देखो मैं इन तरह के सवालों को हल करने में एक तरीका बता देता हूँ कि जब भी वो व्यास दिया जाए, क्या दिया जाए व्यास का अनुपात इतना जाए, अगर वो पूछे कि बताओ परिधि का अनुपात क्या होगा, या फिर पूछ ले कि बताओ त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो सबका अनुपात क्या होगा 4:9 ही होगा, याद रखिएगा बात, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं, होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, और ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 पे आते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। देखिए माध्य यहाँ पे थोड़ा सवाल लंबा दे दीजिएगा, खैर देखो मैं इसको करता हूँ। सवाल नंबर 17 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल, देखिए हम शॉर्ट वगैरह थोड़ा 0 से 2 और फिर 2 से 4 दिया हुआ है, फिर 4 से 6 और फिर 6 से 8 और फिर 8 से 10 और बारंबारता दी गई है, बारंबारता में यहाँ लिखा, ठीक है 3 1 5 4 7, इसको मानते हैं f। वो क्या है f, हमको निकालना पड़ेगा। देखिए इसका x निकालना है, क्या निकालना है, x का मतलब ये होता है कि इन दोनों को जोड़ करके आधा करना है। देखिए 2 में 0 कितना होगा 2 होगा, और 2 का आधा कितना होगा 1 होगा, ये हमारा x होता है। 4 2 6, 6 का आधा कितना होगा 3, 6 4 10, 10 का आधा कितना 5, फिर ये 7, फिर ये 9, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है समांतर माध्य, क्या निकालना है माध्य, तो उसका फार्मूला क्या होता है सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f, होता कि नहीं होता है। हमको निकालना पड़ेगा पहले f इंटू एक्स, देखो f ये रहा x ये रहा, दोनों क्या यहाँ पे निकालोगे f इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर निकालोगे, 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3, 5 बचे 25, 7 चौका 28 और 7 9 या 63, इनको हम जोड़ देते हैं तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, कितना आएगा देखिए भैया, और जो 8 11 5 16 17 यहाँ से ला गया 2 और 6 2 8 2 12, कितना 122 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे निकाल देखो सिग्मा एफ हमको चाहिए, यानी सिग्मा एफ जो यहाँ पे कितना होता है सिग्मा एफ बराबर 7 11 11 5 16 16 17 17 20, कितना आ गया 20। आइए हम यहाँ पे फार्मूला रखते हैं, तो सिग्मा एफ इंटू कितना आ गया 122 और सिग्मा एफ कितना आया 20 आया। इसको अगर हम हल करें तो 20 और 20 2 धाम 10 2 छंग 12 2 कम 2 यानी कि 6.1, अपना आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखो भाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 18 पे आ जाओ। सवाल नंबर 18 पे वो क्या लिखा हुआ है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है, बंटन का माध्य। तो देखिए माध्य दिया गया हमको, माध्य है 24.1 और क्या दिया गया, और बहुलक बोल रहा है, बहुलक है 28। तो पूछा गया उसका माध्यक क्या होगा, क्या पूछा है माध्यक। अब देखिए जो हम तुम लोग जानते हो जब इसको बारंबारता वाला चैप्टर पढ़ा होगा, फिर सांख्य वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पढ़ाया गया होगा कि एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, समांतर माध्य यानी कि, ठीक है। तो अब देखिए हमको बहुलक दिया गया है, माध्य दिया गया, हमें पूछा क्या माध्यिका पूछा है, तो और बड़ा कर लेंगे। बहुलक कितना है 28 है 3 और माध्यिका हम यहाँ पे x मान लेते हैं, मान लेना क्या दिक्कत है, -2 और समांतर माध्य कितना है देखिए 24.1, तो 28 बराबर में कितना हो गया 3x माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 2 कम 2 2 चौका 2 2 4 यानी कि ये, इसको ले इस तरफ, तो 28 प्लस 48 बराबर में 3, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 40 20 60 76.2 बराबर में 3x, तो x का मान कितना आ जाएगा ये 76.2 बटे
3 3 दूना 6, 3 5 15, 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 25.4, मतलब x क्या है, माध्यिका है, माध्यिका भैया। तो यहाँ पे माध्यिका कितनी आ गई 25.4। देखिए माध्यिका बोल दे या फिर माध्यक बोल दे, बात वही होती है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन दिया भी होगा, कितना है भाई माध्यिका, माध्यिका माध्यिका कहाँ चली गई, नहीं है क्या यार, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सोच यार सी दिया नहीं इसमें यार, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो किस में आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 18 पे आते हैं। ठीक, 18 पे क्या लिखा हुआ है कि किसी, सॉरी 18 हो गया ना, 19 पे आते हैं। किसी बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होते हैं। देखिए बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, कभी भी देख लीजिए, जो बारंबारता हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे, बारंबारता पे आते हैं, इसको साफा से बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है बहुलक वर्ग, उससे पूछा गया कि बहुलक वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो देखो बारंबारता हमको देखना है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किस, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। देखिए बारंबारता 11 लिखा हुआ है, फिर 21 लिखा, फिर 23 लिखा, फिर 14 लिखा, फिर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। अब देखो इसने पूछा है कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो भाई देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बारंबारता में 23 है, मतलब ये वाला वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, अपना आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई इसमें बहुत बड़ा कुछ करना ही नहीं था, आपने देखो कौन सा ये, अरे रे इसमें तो ऑप्शन ऐसा दिया नहीं, खैर उसने दिया वर्ग निकाल दिया है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब देखिए हमारा कौन सा है ये, तो इसके साथ में कौन है 20 से 30, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 20 से 30 वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, कौन सा ऑप्शन बी। अब देखो उसके बाद फिर 20 नंबर पे कौन सा सवाल दिया गया, 20 नंबर पे दिया हुआ है कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या। देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, लिखवाया था, वही सवाल आ भी गया। देखो यहाँ पे बहुलक बराबर 3 माध्यिका, फिर माइनस में 2 माध्य। देखो ये वाला जो ऑप्शन है वही क्या करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या लिखा, माध्यक माध्यक बराबर क्या लिखा हुआ है 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, नहीं ये नहीं होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। हाँ यही तो होता है, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे पास जो है ये 2023 का जो सेट पहला है कक्षा 10 की हाई स्कूल का, और इसे 20 हमने बखूबी करवा दिए हैं, और इसके आगे जो भी कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में आने की, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।